Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं आपको LCR सर्किट सॉल्विंग पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि AC कॉइल के साथ या कैपेसिटर के साथ या रेजिस्टेंस के साथ यदि यूज की जाती है तो किस प्रकार से करंट कैलकुलेट की जाती है उस सर्किट में। मतलब अगर मैं एक कॉइल लेता हूं L, उसके साथ AC सोर्स VT बराबर V0 sin ओमेगा t लगाता हूं, तो उस सर्किट में करंट किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और कॉइल तीनों के लिए ही मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, और रेजिस्टेंस AC सोर्स को R जो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टेंस AC सोर्स को प्रोवाइड कराता है। क्लियर। दूसरा केस, जो कैपेसिटर के साथ यदि आप AC वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हो, यूज करते हो, तो उसमें करंट, कैपेसिटर में करंट हमेशा 90 डिग्री पोटेंशियल से फेज में आगे होती है। ओके। और जो कैपेसिटर होता है वो AC सोर्स को 1/ωc रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्लियर। ऐसे ही कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यह मिली थी कि कॉइल में जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा पोटेंशियल से π/2 फेज में पीछे होती है, यानी कॉइल में वोल्टेज π/2 आगे होता है करंट से, ये भी आप बोल सकते हो। और कॉइल में जो रेजिस्टेंस कॉइल AC सोर्स को प्रोवाइड कराती है वो ω/L होता है। ये इंफॉर्मेशन हमें पिछले लेक्चर में मिली थी। अब यदि मैं एक साथ तीनों को यूज करता हूं, RLC, या दो को यूज करता हूं, पहले मैंने इंडिविजुअली R, RL और C को AC के साथ यूज किया था। ऐसा हो सकता है कि आपको इन दो को एक साथ AC के साथ यूज करना पड़े, मतलब RL सीरीज में AC सोर्स के साथ अटैच हो, LC सीरीज में AC सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, और या RC AC सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। ऐसा संभव है। इस तरीके से आपको ये कॉम्बिनेशन भी सॉल्व करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको, अगर ये तीनों सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है RLC, जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको दो भी सोल्व करना आ जाएगा। यदि मतलब दो चीज आप एक साथ यूज करते हैं, यहाँ तीन कंपोनेंट है, यदि आप इनमें से कोई भी दो कंपोनेंट AC सोर्स के साथ यूज करते हैं तो वो सोल्विंग भी आपको आ जाएगी, यदि आप ये एक RLC सीरीज कॉम्बिनेशन विद AC सीख लेंगे। तो अभी मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से आप सीखेंगे, समझे? ध्यान से देखो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। मैंने जैसे कि AC स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि AC और DC की जो सर्किट सॉल्विंग के लॉ होते हैं वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, एकदम सेम है। क्लियर, एकदम सेम लॉ है। जैसे कि अगर आपको तीन रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, R1, R2, R3, ये तीन रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आप इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी जिसका EMF E है उसके साथ जोड़ते हो। तो आप इस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हो? आप बोलते हो कि सर ये तीनों सीरीज में है, मतलब इन तीनों में करंट सेम है। आपको कैसे पता चला ये सीरीज में है? क्योंकि इन तीनों में करंट सेम फ्लो करेगी। क्लियर। तो आप बोलोगे कि ये तीनों सीरीज में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं, नेट रेजिस्टेंस होता है कॉम्बिनेशन का, यानी इस बैटरी को जो नेट रेजिस्टेंस फील होगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये नेट रेजिस्टेंस आएगा। तो इस सर्किट में करंट जो आएगी वो EMF अपॉन R रेजिस्टेंस से यहां से फ्लो होने वाली करंट आ जाएगी। तो आप ऐसे DC सर्किट को सॉल्व करते थे, समझे? इस DC सर्किट को इस तरीके से सॉल्व करने के पीछे क्या रीजन है? वो रीजन ये है लूप लॉ, समझे ना? किरचॉफ लूप लॉ रीजन है। आप ये कहोगे कि सर मान लेते हैं यहां से करंट I फ्लो हुआ, अगर यहां से करंट I फ्लो हुआ और मैं इसमें लूप लॉ लगाता हूं तो यहां से यहां जाऊंगा, E लिखूंगा, फिर यहां से यहां -IR3 -IR2, यहां से यहां, फिर यहां से यहां -IR1 इज इक्वल टू 0। तो जो E आएगा वो आएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, वो ये आएगा।
E बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I, और यहां से I आ जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस लूप लॉ की वजह से हम ये कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कभी भी लूप लॉ आप लगाओगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी ईएमएफ के नीचे जो रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। तो उसको हम याद कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मतलब मैं प्रूफ बता रहा हूं आपको, समझे। सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसका प्रूफ मैंने आपको बताया किरचॉफ लॉ से। इसमें मैंने क्या किया कि इस लूप में यहां से यहां ईएमएफ, यहां से यहां इसके अक्रॉस ईएमएफ, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस E, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना था IR3, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस IR2, और यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस IR1। इन तीनों को मैंने मैथमेटिकली जोड़ दिया, उधर लेके गया तो जुड़ जाएंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आया। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, तो इस सोर्स का ईएमएफ इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी IR1, IR2, IR3 के समेशन के बराबर आया। तीनों के समेशन के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस आया, और वो फाइनली मुझे ये रिजल्ट देता है। तो डीसी को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यही सेम प्रोसीजर हम एसी के लिए भी फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर, समझे। देखिए कोई भी जो फंडामेंटल लॉ है वो कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। जिस तरीके से हम डीसी में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर एक लॉ जो भी वहां था, क्लियर, वो सारे के सारे लॉ यहां संभव है, यहां यूज करते हैं, सही है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन एसी के साथ डिफरेंट तरीके से होती है। हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन एसी के साथ करते हैं, वो आपको पता चलेगा। देखो ये फिक्स पोलैरिटी नहीं रखता है, ये समय के साथ चेंज हो रहा है। एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी समय के साथ चेंज करता है। आधे टाइम पीरियड के लिए माइनस ए प्लस, फिर ये माइनस ए प्लस, ऐसे होता जाता है, क्लियर। तो यहां से जो करंट निकलेगी उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, वो भी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है, क्लियर। अब ध्यान से सुने आप मेरी बात। मुझे पता है कि ये तीनों सीरीज में है, तीनों में जो करंट आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है तो करंट तीनों में सेम आएगा। अब मेरा लॉजिक सुनना, रेजिस्टेंस में करंट रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस के फेज में होता है, क्लियर। रेजिस्टेंस में करंट रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की फेज में होता है। अब मान लेता हूं कि इसमें जो करंट है वो भी टाइम का फंक्शन आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि पोटेंशियल इसमें टाइम का फंक्शन है, तो इसमें करंट भी समय का फंक्शन आएगी, समझे। क्योंकि ये एसी सोर्स है तो ये एसी करंट आएगी, तो मैं उसे आईटी मान लेता हूं अभी। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलोगे आईटी इंटू आर, यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलोगे आईटी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एल, एक्सएल। रेजिस्टेंस ऑफ एल इज कॉल्ड एक्सएल, दैट इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस ओमेगा इंटू एल। ये मैं प्रूव कर चुका हूं, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ओमेगा इंटू एल, ये जो इंडक्टेंस होता है ये ओमेगा इंटू एल प्रोवाइड कराता है, समझे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा आई टी एक्स सी। यहां एक्स सी जो होता है वो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है 1 बाय ओमेगा सी। एक्सएल जो होता है वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल, वो आप जानते हैं, क्लियर। ये पोटेंशियल डिफरेंस VL, ये पोटेंशियल डिफरेंस VL, ये VC और ये VR, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, समझे, क्लियर। तो यहां VL की वैल्यू ये है, VC की वैल्यू ये है और VR की वैल्यू ये है। अब जरा ये देखो, इस R में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट की फेज में है,
एल में पोटेंशियल डिफरेंस, एल में करंट से π/2 फेज में आगे होता है, सी में पोटेंशियल करंट से फेज में π/2 पीछे होता है। करंट तीनों में सेम है। मैं करंट की फेज ही मान लेता हूं। फेज होती है एक एंगल, फेज होती है एक एंगल। तो मैं कहता हूं कि ये मैं एक वर्टिकल, ये होता है फेजर, फेजर डायग्राम जो मैं आपको सिखा रहा हूं बनाना। ये एक वर्टिकल लाइन ली मैंने और ये रेफरेंस लिया, ये एक फेज है, समझे ना, ये एक डायरेक्शन है जो एक फेज को दर्शाती है। मैं मान लेता हूं कि इन तीनों में ये करंट की फेज है, समझे ना, इस फेज में करंट है। अब जो वी आर आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? जो एल आएगा, एल वो करंट से π/2 ऊपर आएगा, आगे। फेज में आगे है पोटेंशियल एल में, और सी में पोटेंशियल करंट की फेज से पीछे है, VC। जैसे आपने DC के केस में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बराबर EMF कर दिया था, ये इक्वेशन लिख दी थी और इसको मैथमेटिकली जोड़ दिया था। आप यहां AC में VR, VL, VC मैथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते हो, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। रीजन, ये IT डेफिनेटली इस फैशन में आएगा, IT I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये IT इस तरीके से आएगा, इस फॉर्म में आएगा, ये फॉर्मेट होगा इस I का। इसमें जो पोटेंशियल आएगा वो IT इंटू R, यानी जो VR आएगा, VR, सोचिए जरा VR क्या आएगा। अगर मुझे VR लिखना हो तो मैं VR क्या लिखूंगा, इधर लिख देते हैं। VR आएगा IT का फॉर्मेट क्या आएगा, I0 इंटू R साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आप R में लिखेंगे। VL I0 ओमेगा इंटू L साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब मुझे पता है कि अगर करंट की फेज ओमेगा टी प्लस 5 है तो इसकी फेज कैसे आएगी, ओमेगा टी प्लस 5 प्लस π/2। समझ में आई बात। VC I0 1/ωc साइन ओमेगा टी प्लस 5, और करंट में पोटेंशियल पीछे होता है π/2। तो VR, VL, VC साइनोसोडियल फंक्शन आएंगे। क्लियर? तो जब आप इसमें लूप लो लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, IR1 ये आएगा, IR1 की जगह ये, IR2 ये आएगा, IR3 ये आएगा। तो आपको 3 साइनोसोडियल फंक्शन जोड़ने पड़ेंगे। मतलब आप वही कर रहे हो जो डीसी में किया था आपने, IR, IXL, IXC, VR, VL, VC, फिर उनको जोड़ूंगा मैं, VR, VL, VC बराबर क्या आएगा इधर, सोर्स का EMF इधर। क्लियर? अब जरा याद करो, एसएचएम में मैंने आपको साइनोसोडियल इक्वेशन जोड़ना कैसे सिखाया था। मैंने आपको बोला था कि y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है यदि, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है y1 y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। फेज में डिफरेंस 5 है। इन दोनों साइनोसोडियल इक्वेशन को जोड़ना मैंने एसएचएम में सिखाया था आपको, क्योंकि ये 3 अब साइनोसोडियल इक्वेशन है। आप जब
लूप लो लगा के जोड़ोगे तो साइनोसॉइडल इक्वेशन जोड़नी पड़ेगी आपको। और साइनोसॉइडल इक्वेशन जोड़ना मैंने आपको एसएचएम में सिखाया था। कैसे? ऐसे कि पहले आप A1 ड्रॉ करेंगे और ये A1 की फेज क्या है? ओमेगा टी। फिर इस फेज से आगे A2 ड्रॉ करोगे। कितना फेज से आगे? 5। ये फेज ओमेगा टी वाली है और ये फेज हो जाएगी ओमेगा टी प्लस 5 वाली फेज। और अब इन दोनों का आप वेक्टोरियली ऐड करोगे। आप लिखोगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 A2 इंटू 2 cos 5 का रूट बराबर आएगा A नेट। याद करें मैंने बोला था कि हम यहां वेक्टोरियली ऐड करेंगे साइनोसॉइडल इक्वेशन को, क्योंकि ये तीनों साइनोसॉइडल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। यहां तीनों साइनोसॉइडल इक्वेशन आएगी तो मुझे वो तीनों वेक्टोरियली वे में जोड़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के आप सेम लूप लो ही फॉलो कर रहे हो जो आपने डीसी में किया था। डीसी में ये मैथमेटिकल अमाउंट थे तो मैथमेटिकली मैंने ऐड कर दिया। एसी में ये साइनोसॉइडल फंक्शन आएंगे जो कि फेज में आगे पीछे होंगे, अलग अलग उनका एम्पलीट्यूड आएगा। इसका एम्पलीट्यूड आई नोट आर, इसका आई नोट ओमेगा एल, इसका आई नोट 1/ओमेगा सी, सबका अलग अलग एम्पलीट्यूड है। तो आप तीन वेक्टर को उनकी फेज के अनुसार अरेंज करेंगे। ये मैंने बोला कि इसमें करंट की फेज है, ये करंट की फेज है। अब करंट की फेज कुछ भी है, मैंने वो इधर मान लिया। अब मुझे पता है कि आर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। ये मैं प्रूव किया है कल पिछले लेक्चर में आपको। एल में करंट पीछे होता है यानी पोटेंशियल आगे होता है, और मैं यहां पोटेंशियल लिख रहा हूं। एल में, आर में, सी में, सब में करंट सेम है ये, क्योंकि वो सीरीज में है तो सब में करंट ये है। और एल में इस करंट से π/2 आगे आएगा पोटेंशियल, सी में इस करंट से पीछे आएगा पोटेंशियल। तो ये VC, ये VR, VL और ये VR, VL, VR, VC, इन सभी का ये वैल्यूज यानी VL, VR, VC, ये वैल्यूज, ये जो एम्पलीट्यूड है, जो यहां एम्पलीट्यूड होता था SHM में, वो वैल्यूज यहां पुट कर दी मैंने। समझे? जो एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू है जो, वो मैंने यहां रखी। यही तो तरीका होता था कि एम्पलीट्यूड हम वेक्टर की तरीके से ऐड करेंगे। समझे? और रिजल्टेंट इक्वेशन कैसे बताते था मैंने यहां, कैसे बताई थी आपको कि आप रिजल्टेंट इक्वेशन वही नेट ऐसे लिखोगे कि जहां रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट आया अल्फा एंगल पर, तो आप लिखोगे ए नेट, ऐसे निकालोगे, साइन ओमेगा टी से आगे कितनी फेज पे आया? अल्फा फेज पर। तो ये नेट इन दोनों का एडिशन आएगा। अब इन तीनों को यदि आप जोड़ोगे इसमें एसी में, VR, VL, VC, तो वो भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन ही आएगा। पहले मुझे उसका एम्पलीट्यूड निकालना है, ऐसे मतलब पीक वैल्यू निकालनी है इस तरीके से वेक्टोरियल वे से। तो वही करने जा रहा हूं मैं क्या करूंगा? अभी मैंने यहां ITR, ITXL, ITC रखा है। क्लियर? करंट मैंने इसमें मान लिया कि इसमें करंट आ रहा है इस फॉर्मेट में, IT, I नोट, ओमेगा टी सोर्स के पोटेंशियल की फेज है, तो इससे किसी एक कांस्टेंट पर आगे या पीछे आएगी करंट की फेज। तो ये एक वेरिएबल मान लिया मैंने फाई, कि इसमें जो करंट आएगी वो ओमेगा टी से कुछ फेज में आगे या पीछे होगी। अगर वो जीरो आएगी तो मुझे पता चल जाएगा अपने आप, फाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखिए ये आएगा VR, VL, VC। अब रिजल्टेंट यदि मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा कि ये VL ऊपर है, ये VC नीचे है, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ये लेंथ क्या आएगी? ये लेंथ आएगी VL माइनस VC। समझे? अब देखो ये लेंथ VL थी यहां तक, ये लेंथ VC है, तो VL में से VC घटाऊंगा तो ये क्या बचेगा? VL माइनस VC बचेगा। तो ये वेक्टर मेरे पास फाइनल आएगा ऊपर की ओर VL माइनस VC, और इधर क्या है VR। तो आप इसको वेक्टोरियल वे में यदि जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। ये कैसे लिखोगे आप? ये VL माइनस VC, ये VR, तो ये क्या आएगा? VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर
का रूट, पाइथागोरस थ्योरम। और ये एंगल भी लिख सकते हो आप, ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये एंगल कितना है अल्फा, तो अल्फा भी बता सकते हो आप कितना आएगा। ये अभी मैं एंगल लिख देता हूं, थीटा लिख देता हूं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो ओपी लेंथ आई है, ओपी लेंथ, ये ओपी लेंथ क्या होनी चाहिए? ये ओपी लेंथ होनी चाहिए आर एल सी, तीनों के कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल डिफरेंस का एम्पलीट्यूड। क्योंकि इन तीनों के अक्रॉस साइनोसोडियल फंक्शन को मैं जोड़ रहा हूं इस तरीके से। एक्चुअल में मैं जोड़ किसको रहा हूं? साइनोसोडियल फंक्शन को। उसको जोड़ने का तरीका ये है, उसका एक पीक वैल्यू आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, पीक वैल्यू। वो पीक वैल्यू ये आया इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस जो साइनोसोडियल फंक्शन आएगा उसका पीक वैल्यू ये आया। अब जरा मुझे बताओ इस फिगर को देखकर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है ना जो सोर्स का है, और इसकी पीक वैल्यू कितनी है? वी नोट। इसका मतलब ये वी नोट आया है आपके पास, ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास वी नोट आया है, सोर्स की पीक वैल्यू। क्योंकि सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ये दोनों पॉइंट यहां सोर्स के साथ अटैच है, तो आप लिख सकते हो वी नोट इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का रूट। ये लिख सकते हैं आप। अब जरा ये फॉर्मेट यहां लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये पीक वैल्यू है। किसकी? इसकी पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू और इसकी पीक वैल्यू, यानी वी आर की पीक वैल्यू, वी एल की पीक वैल्यू और वी सी की पीक वैल्यू। वो आप साइड में लिख भी सकते हैं कि वी आर, वी एल, वी सी का साइनोसोडियल फंक्शन क्या आएगा, वो मैंने यहां लिखा भी था, वो लिख भी सकते हैं आप। अब देखो वी एल यानी आई नॉट ओमेगा इंटू एल माइनस वी सी, आई नॉट अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर, आर क्या आएगा? आई नॉट इंटू आर, ये आएगा वी आर। वी आर क्या है? आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू का स्क्वायर का रूट वी नॉट, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आई नॉट बाहर आएगा, आई नॉट स्क्वायर, यहां क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी, क्योंकि एक्सी 1 बाई ओमेगा सी है तो उसको एक्सी लिख सकता हूं, प्लस यहां क्या आएगा? आर का स्क्वायर का रूट, और इस पे भी रूट लगेगा तो ये हट जाएगा, यहां आएगा वी नॉट। आया? क्लियर? अब इस इक्वेशन के बाद यहां से इसको क्या लिख सकता हूं मैं? वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। सर्किट का पोटेंशियल पीक वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस पीक वैल्यू अपॉन सर्किट में नेट करंट की पीक वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट करंट क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, एसी के इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एल सी जो सर्किट कंपोनेंट है वो नेट रेजिस्टेंस इस एसी सोर्स को ये प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसको जेड से शो किया जाता है, इसको लिखा जाता है जेड से। आप लिखोगे जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो जो फॉर्मूला डीसी में लूप लो यूज करने के बाद नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, वो फॉर्मूला यहां एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट आया है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एसी के लिए, जो ये तीनों सर्किट कंपोनेंट प्रोवाइड करा रहे हैं।
अब आपको क्या करना होगा, आपको वो इस टाइप से सर्किट देगा, आर एल सी, आर की वैल्यू देगा कुछ, एल की वैल्यू कुछ देगा, सी की वैल्यू वो कुछ देगा आपको, आपके बोलेगा कि करंट बताइए इसमें कितने हैं विद फेज, फेज के साथ आंसर दीजिए। आप क्या करोगे, यहां से क्या निकालोगे आर, यहां से क्या निकालोगे ओमेगा इंटू एल यानी एक्स एल, यहां से क्या निकालोगे एक्स सी 1 बाई ओमेगा सी, आपके पास आर एक्सएल एक्सी आ जाएगा। अब जैसे डीसी में आपको R1 R2 R3 दिया जाएगा, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, ईएमएफ बता दीजिए आप, करंट हम बता देंगे, तो E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 सर्किट सोल्व। ये तो करते थे आप, वही यहां करेंगे। आप यहां क्या करेंगे, XL XCR निकाल लेंगे, उसको मैथमेटिकली ऐड नहीं करेंगे, उसको ऐसे फेजर डायग्राम से ऐड करेंगे। आप बोलोगे सर R इधर आएगा, इससे 90 डिग्री पे XL आएगा, नीचे क्या आएगा XC, क्योंकि यहां क्या है VR क्या है I नोट, यहां क्या है I नोट, यहां भी क्या है I नोट, तीनों में I नोट सेम है, इसमें भी I नोट है, इसमें भी I नोट है और इसमें भी I नोट है। ये क्या लिखा हुआ है I नोट इंटू ओमेगा एल, ये लिखा हुआ है I नोट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, ये लिखा हुआ है I नोट इंटू आर। क्लियर, और जब आप इनको तीनों को जोड़ोगे तो I नोट बाहर आ जाएगा और I नोट V नोट के नीचे चला जाएगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली यहां XL XR और XC लिख सकते हो, XL XC और R, ये R ये XL ये XC। और अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जो इसको फील हो रहा है इस सोर्स को, तो आप इन तीनों का वेक्टोरियल समेशन कर दे, वही आपको Z मिलेगा। अब आप क्या करोगे, Z मिलने के बाद आपको तो करंट बताना है, अभी Z आ चुका है, क्या करोगे, जैसे यहां क्या किया था आपने E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, आप यहां क्या करोगे, आपको बताना है ये करंट जो कि इस फॉर्मेट में आएगा, I नोट आई टी बराबर I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसी एंगल पे आएगा ओमेगा टी से। देखिए इस फॉर्मेट का आंसर देना है, आपको एसी करंट बताना है, आपके पास Z आ चुका है, आपके पास ये सोर्स है, इस फॉर्मेट को आपको आंसर देना है। आप क्या लिखोगे, सर नेट रेजिस्टेंस ये है मेरे पास Z, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने दिया जो सोर्स का है उसकी पीक वैल्यू V नोट है, तो हम लिखेंगे IT बराबर पीक वैल्यू क्या आएगी V नोट अपॉन Z। ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, सोर्स का पोटेंशियल AC पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, तो उसकी पीक वैल्यू आपके पास होगी। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए यानी I नोट निकालने के लिए क्या करोगे आप, V नोट अपॉन Z, जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AC के लिए आपने निकाला वो V नोट अपॉन Z, ये आपको क्या मिल जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस AC सर्किट साइन ओमेगा टी। अब इस पे कमेंट करना है, अब थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, ये जो ओपी फेज है ये किसकी फेज है, ओपी फेज, ओपी फेज किसकी फेज है, ओपी फेज इन तीनों कॉम्बिनेशन RLC के नेट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की फेज है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ओपी पोटेंशियल डिफरेंस है किन के अक्रॉस, RLC कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। अब RLC कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसका पोटेंशियल है, सोर्स का पोटेंशियल। RLC के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसका पोटेंशियल है, सोर्स का पोटेंशियल है, यानी RLC के पोटेंशियल की फेज ओमेगा टी है और वो ये फेज है, ये फेज है वो ओमेगा टी। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किसको शो करती है, ओमेगा टी फेज को शो करती है, क्योंकि RLC के अक्रॉस सोर्स लगा हुआ है और ये वेक्टर RLC के कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। इसका मतलब ये डायरेक्शन सोर्स की फेज के डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये ओमेगा टी को शो करता है। और करंट जो मुझे निकालनी है वो ये थी, वो मैंने R की डायरेक्शन में इधर मानी थी मैंने करंट, तो इसका मतलब ओमेगा टी से थीटा पीछे। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि फाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थीटा, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बताया।
ओमेगा टी से पीछे कितना थीटा, अब थीटा आप बता सकते हो कितना है। हेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन R, tan इनवर्स। इस तरीके से आप थीटा भी बता सकते हैं। तो ये इस करंट का आपने कंप्लीट फॉर्मेट में आंसर दे दिया। समझे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ में आया आपको। जेड निकालना है, थीटा निकालना है, आंसर आ जाएगा। और वो आप फेजर डायग्राम से ही आंसर दे सकते हैं। फेजर डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया कि फेजर डायग्राम किस तरीके से मैं प्लॉट कर रहा हूं, उसको यूज कैसे कर रहा हूं, तो बेटा एसी के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको दो कॉम्बिनेशन यानी RL, LC, CR सर्किट को एसी के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए इसमें फर्स्ट मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल के तरीके से सॉल्व कीजिए या इसको एक आर्टिकल के तरीके से सॉल्व कीजिए। हम लिख देते हैं RL सर्किट, RL सर्किट। आपको दिया जाएगा एक सर्किट में R और कॉइल, रेजिस्टेंस और कॉइल दिया जाएगा। इसका L बताया जाएगा, इसका R बताया जाएगा, और फिर एक सोर्स, एसी सोर्स के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। एसी सोर्स आपको बताया जाएगा VT बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आपसे पूछेगा बताइए इस सर्किट में या इस सर्किट को सॉल्व कीजिए, करंट बताइए क्या आएगा इस सर्किट में, ये आपसे पूछा जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में R और L है, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो ओमेगा इंटू एल प्रोवाइड करेगा, यानी यहाँ XL है यहाँ R है। तो मुझे पता है कि मैं R को इधर रखता हूं, करंट IT है, ये IT की फेज मान लेता हूं, करंट इसी फेज में, इस सर्किट में करंट IT है जो कि एक साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, समझे, तो उसकी फेज ही मान लेता हूं मैं IT। अब रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस यानी VR करंट की फेज में होता है, तो मैं R को इधर रखूंगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इधर रखूंगा, और XL की वैल्यू इससे 90 डिग्री पर ऊपर रखूंगा आगे की ओर, XL की वैल्यू, क्योंकि उसमें पोटेंशियल आगे होता है, तो मैं XL इधर रख दूंगा। मैं अभी क्या निकाल रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसको फील होगा, XL ऊपर आ जाएगा और नीचे XC 0 है क्योंकि इसमें C नहीं है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे ये XL है और ये R है, आप लिखोगे R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट, ये क्या आएगा Z। तो अब IT अगर आप बताना चाहते हो तो आप लिखोगे V0 अपॉन Z साइन ओमेगा टी। ये फेज किसकी फेज आएगी, ये जो फेज आएगी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल इसके बराबर है, इस और इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का समेशन सोर्स के पोटेंशियल के बराबर है। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये जो डायरेक्शन आई, ये डायरेक्शन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल के फेज में है, इसका मतलब सोर्स की फेज में है, सोर्स के पोटेंशियल की फेज में है, यानी ये डायरेक्शन ओमेगा टी की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल में कैलकुलेट कर पाता हूं अल्फा, तो मैं लिखूंगा जो करंट आएगी वो ओमेगा टी से, यानी ये करंट ओमेगा टी से अल्फा एंगल पीछे आएंगे, और अल्फा यहां लिख दिया जाएगा tan इनवर्स XL बाय R। ये लेंथ XL है और ये R है। क्लियर, आप इस प्रकार से इसमें करंट बता सकते हैं दोनों में, समझिए। अब करंट आते ही आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल बता सकते हो। जैसे ही आपके पास करंट आ जाए, इस करंट की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, L में करो, करंट तो दोनों में आ ही जाएगी, पोटेंशियल कैसे बताओगे। अगर आपसे वो अभी ये भी पूछ लेता है कि R के अक्रॉस पोटेंशियल बताओ कितना आएगा,
समझे ना, साइनसोइडल फंक्शन आर के अक्रॉस कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये करंट है, ये आर डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या आ जाएगा, वी आर, यानी आर के अक्रॉस पोटेंशियल का साइनसोइडल फंक्शन। अब आपको बताना है कि इसमें पोटेंशियल कितना है, तो आप क्या करो, इस आई टी में किससे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा इंटू एल से, तो वो क्या आएगा, पीक वैल्यू, यहां ओमेगा इंटू एल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वी नॉट ओमेगा एल बाई जेड साइन। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें अगर पोटेंशियल आपको बताना है तो वो करंट से आगे होता है, कितना आगे होता है, पाई बाय 2, तो इसमें आपको पाई बाय 2 जोड़ना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं वो चीज, पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, इंस्टेंट यानी फंक्शन, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल यानी फंक्शन, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम का पोटेंशियल क्या होगा, समझे ना, किसी टाइम टी पर पोटेंशियल क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल अक्रॉस आर यानी वी आर, तो वो क्या लिखोगे आप, आई टू इंटू आर, आई टी क्या है, वी नॉट बाई जेड इंटू आर, और उसमें फेज सेम होती है, आर में करंट की जो फेज है वही फेज किसकी होती है, पोटेंशियल की, आर में, ये मैं जानता हूं। अब मुझे बताना है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, आई टी इंटू एक्सएल, वी एल लिखोगे आई टी इंटू एक्सएल, और आई टी कौन है, ये वी नॉट बाय जेड ओमेगा इंटू एल साइन ओमेगा टी। अब मुझे पता है कि ये करंट की फेज है, ओमेगा टी इंटू माइनस अल्फा, इसमें कॉइल में पोटेंशियल आगे होता है, करंट से पाई बाय 2 आगे होता है, और करंट की फेज कितनी है, ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो प्लस पाई बाय 2, समझे, इस तरीके से आप आंसर दोगे। एल के अक्रॉस और आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास आ चुका है। इसी तरीके से अब मैं आरएल एलसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। एल सी सर्किट, यहां कॉइल दिया जाएगा आपको, सी दिया जाएगा आपको, पहले आरसी ले लेते हैं, आरसी, पहले आरसी ले लेते हैं, रेजिस्टेंस आर सी, इसको जोड़ दिया जाएगा, वी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, सोर्स दिया जाएगा, स्विच की हेल्प से सर्किट को क्लोज किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें करंट कितनी है, सर्किट को सोल्व करें, बोलेगा सोल्व दिस सर्किट, यानी सर्किट में करंट बताओ, आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है और वो आई टी है, फिर से मुझे किस फॉर्मेट में आंसर देना है, आई टी बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्मेट में आंसर देना। तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जेड, तो आर किस डायरेक्शन में आएगा, ये आई टी की फेज मान ली मैंने, आर इधर ही आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है आर में, समझे, तो आर का पोटेंशियल इधर लिखा जाएगा, आई नोट हट जाएगा, इसलिए आर लेंथ ही मैं यहां लिख रहा हूं। तो अब सी आएगा नीचे और वहां लिखूंगा मैं एक्सी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, आर इधर एक्सी इधर, और अब इनको हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, ये कर दिया वेक्टोरियली ऐड, ये आएगा इधर एक्सी, आप इधर लिखोगे कि एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये आएगा जेड। तो अब आप बताओगे कि सर करंट जो आएगा वो आएगा पीक वैल्यू पोटेंशियल अपॉन
net resistance provided by the combination to the AC source, that is Z. Sin ओमेगा टी। अब ये फेज किसकी फेज है? सोर्स की फेज है, जो ओमेगा टी की। ये जो रिजल्टेंट आया मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट, किसके बराबर है? सोर्स के बराबर है। और सोर्स की फेज कितनी है? ओमेगा टी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो फेज है वो ये वेक्टर शो कर रहा है। ये एडिशन है आर और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का, समझे ना? ये रिजल्टेंट है और उसकी डायरेक्शन ये है, समझे? और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल सोर्स की फेज के बराबर आएगा, सोर्स के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ओमेगा टी सोर्स की फेज को प्रदर्शित करती है। ये एंगल मान लेता हूं कितना है? अल्फा। तो आप लिखोगे इस बार ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऊपर की ओर है, ये आई टी है, ये ओमेगा टी है। तो आप लिखोगे ओमेगा टी से ऊपर की ओर, यानी आगे। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी से ऊपर, आगे की ओर, ऊपर की ओर है। तो लिखोगे आप ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये आर है। अब यहां से आई टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड साइन अल्फा की वैल्यू ओमेगा टी tan इनवर्स कितनी आएगी? एक्सएल बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब करंट आ गई। अब यदि वी आर बता रहा हूं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो क्या आएगा? आई टी इंटू आर। आर आई टी में मल्टीप्लाई करूंगा तो वी नॉट बाई जेड इंटू आर हो जाएगा। और अब फेज के बारे में सोचते हैं। फेज क्या आएगा? सेम फेज। और वी एल कैलकुलेट, वी सी कैलकुलेट करना हो यदि मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो क्या लिखूंगा? आई टी इंटू एक्स सी। आई टी कितना आया? वी नॉट बाई जेड। और अब आएगा एक्स सी, जो कि 1 बाई ओमेगा सी होता है। तो यहां आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू सी साइन ओमेगा टी। अब सी में पोटेंशियल करंट से पीछे होता है, कितना? पाई बाय 2। इस सी में जो पोटेंशियल होगा वो इस सी में करंट से पीछे होगा। और इस सी में करंट ये है, इसकी फेज ओमेगा टी प्लस अल्फा है। तो यानी ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस पाई बाय 2, ये आ जाएगा सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, समझे? तो इस तरीके से आप आरसी सर्किट को अगर एसी के साथ दिया जाए सोल्व कर सकते हो, समझे?